सर्वप्रथम इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज सेंटर IOICC का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सहे दिल मुझे इस प्रोग्राम के लिए चुना, ये एक मेरा बहुत सौभाग्य है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि इसके लिए आपने मुझे एक मौका दिया है पेट के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए। मैं श्री आनंद शर्मा जी और पूर्ण चमू और उनके सहकारी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए काफी मेहनत लिया है और ये प्रोग्राम जरूर बाकी सब लोगों को फायदेमंद होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। पेट की बीमारियां ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं। जितने लोग बाकी बीमारी से परेशान नहीं रहते हैं उतनी पेट की बीमारी से होते हैं। कोई भी मरीज को हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर पूछता है आपका छाती का दर्द कैसा है, तो पेट मरीज तो बोलता है मेरे को लैट्रिन साफ नहीं, उसका आप पहले करो। तो कहने का मतलब पेट की बीमारियां ये काफी कॉमन बीमारियां हैं। अपने देश में कब्जियत, गैस ये इतनी कॉमन है कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के 100 में से 70 से 80% लोगों को ये बीमारी रहती है। गए मैं 40 साल से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ये साइंस मिडास में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मरीजों का इलाज कर रहा हूं। पेट में जो अभी इस बार मेरे विषय का चर्चा होगा, कुछ नई चीजें जो मिडास में चालू हुई है उसके बारे में बताना चाहूंगा और कुछ जो रिसर्च है उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। पेट में जो जंतु रहते हैं, जो बॉडी के सेल्स रहते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा पेट में बैक्टीरिया रहते हैं। और पेट के बैक्टीरिया ये 2 किस्म के रहते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया। तो ये अच्छे बैक्टीरिया की जो ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया कम होके खराब बैक्टीरिया ज्यादा होने से डिसबायोसिस होती है। तो इससे क्या होता है ये हम देखेंगे। एंडोर्फिन्स करके हार्मोन है, उससे क्या होता है देखेंगे। एसिडिटी, गैस, कब्जियत ये सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ नए नए इन्वेस्टिगेशंस और नए नए मरीज के बिना ऑपरेशन करके जो जांच के तरीके निकले हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पेट की आम बीमारियां जैसे कि मैंने बताया, एसिडिटी, गैस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको IBS कहते हैं। पुराने जमाने में इसको क्रॉनिक अमीबियासिस कहते थे। ये अमीबियासिस कुछ क्रॉनिक नहीं रहता है। IBS ये तीनों के बारे में, एसिडिटी, गैस और IBS के बारे में ये इसमें मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि मैंने बताया, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं ये बॉडी के सेल से 1000 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया 2 किस्म के रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया का काम है कि न्यूट्रिशन गट को दे, इम्यूनिटी बढ़ाए, बुरे बैक्टीरिया को सप्रेस करे, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। ये अच्छे बैक्टीरिया का काम है। जब इसमें
संतुलन गड़बड़ हो जाता है। इस चीज को हम डिसबायोसिस कहते हैं। और अभी शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञों के हिसाब से ऐसा पता चला है कि डिसबायोसिस के कारण मोटापा, फैटी लिवर, डायबिटीज, डिप्रेशन, आर्थराइटिस, इतनी सारी इलनेसेस डिसबायोसिस से होते हैं। सो बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया बढ़ना ये जरूरी है और खराब बैक्टीरिया कम होना ये भी जरूरी है। एंडोर्फिन्स ये ऐसे हार्मोन हैं कि 90 से 95% हार्मोन्स ये पेट से निकलते हैं। सीरोटोनिन या डोपामिन ये उसके एग्जाम्पल्स है। इससे आदमी का मूड अच्छा रहता है, आदमी को वेल बीइंग लगता है, जो अपने को अच्छा फील होता है। और ये एंडोर्फिन्स एक्सरसाइज और डाइट से एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। उसमें एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है एंड इससे आदमी को अच्छा लगता है। इसलिए पेट ये हार्ट और बाकी ऑर्गन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्व का है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं आपके साथ क्या क्या चर्चा करने वाला हूँ। एक तो आज के चर्चा सत्र में एसिडिटी, फंक्शनल डिस्पेप्सिया जिसको अपन आम शब्द में पेट का गैस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम संवेदनशील आंत की बीमारी बोलते हैं, उसके साथ एडवांस एंडोस्कोपी और ERCP, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं एक वन बाय वन। एसिड ये पेट में रहता है, ये आप देख रहे हैं, इधर ये है अन्न नलिका है और ये पेट है। पेट से जब एसिड ऊपर अन्न नलिका में जाता है उसको हम एसिडिटी की बीमारी बोलते हैं। हमारे पास जो 100 मरीज आते हैं उसमें से 30 से 40% लोगों को एसिडिटी की बीमारी रहती है। ये बीमारी लंबे हद पे चलने की बीमारी है। मरीज बोलता है कि जब एसिडिटी है हम दवाई लेते हैं, फायदा हो जाता है, दवाई छोड़ते हैं, परेशानी फिर वापस आती है। वो ऐसे लोगों को दवाई लंबे पीरियड तक लेना पड़ता है। अन्न नलिका और पेट के बीच में एक वॉल है जो ग्रीन एरो से दिख रहे हैं, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अगर लूज हो गया तो पेट का जो एसिड है ऊपर अन्न नलिका में पहुंचता है और मरीज को एसिडिटी की परेशानी होती है। एसिडिटी में क्या होता है? छाती में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, छाती में दर्द होना, खून की उल्टी। अगर एसिडिटी के कारण आहार नली, अन्न नली का सिकुड़ गई तो गिटकने में तकलीफ। ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशन भी होते हैं कि खांसी आना, आवाज में बदल, सांस दमे की शिकायत, निमोनिया होना, ये सब एसिडिटी में सिम्टम्स होते हैं। काफी कॉमन बीमारी है उससे लॉस ऑफ वर्क भी बहुत होता है, एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क होता है, लोग काम, क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर होता है, लोग सफर करते हैं। इसलिए ये जरूरी है। सबसे 2 इम्पोर्टेंट कारण है एसिडिटी के। एक यानी दर्दनाशक दवाई। मैं ये बोलूंगा कि दर्दनाशक दवाई जहां तक अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे दर्दनाशक दवाई से अल्सर हो सकता है, एच पायलोरी के जंतु से एसिडिटी बढ़ सकती है। ये एच पायलोरी के जंतु नीचे वायलेट कलर में, ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं एच पायलोरी के जंतु है, ये सबसे कॉमन बैक्टीरिया है कि जिससे अल्सर और पेट का कैंसर
ऐसी चीजें भी हो सकती है। इसलिए दर्दनाशक दवाई का सेवन नहीं करना है। एच पायलोरी के लिए देखना जरूरी है कि आपको है या नहीं है, और उसको उसका इलाज करना जरूरी है। आमतौर पे हर्निया, हायटस हर्निया या अन्न नली का और पेट के बीच का वॉल लूज होने से एसिडिटी का कारण होता है। बहुत बार एसिडिटी के बाकी भी कारण होते हैं अपार्ट फ्रॉम ये दोनों। एसिडिटी का निदान कैसे करें? सबसे कॉमन चीज है कि एसिडिटी का निदान करने के लिए एक एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी सभी को पता है। जब हम आए थे पहले बार, लोग पूछते थे एंडोस्कोपी करना चाहिए या नहीं। 10 लोगों को एंडोस्कोपी बताते थे, एक आदमी करता था, 9 नहीं करता। एंडोस्कोपी का महिमा लोगों को पता होने के बाद में लोग 10 साल के बाद में आने लगे, बोलने लगे, सर हमारे एंडोस्कोपी करके दो। तो एंडोस्कोपी ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है कि जिससे अन्न नली का, पेट और आंत का पूरी तरह से इलाज निदान होता है। इसमें एसिडिटी की बीमारी का निदान होता है, कैंसर का निदान होता है, कोई ब्लीडिंग का निदान होता है कि जिनको डिस्फीजिया है उसका कारण, निगलने में तकलीफ है उसका कारण पता चलता है। हमारे पास मध्य भारत में पीएच मेट्री और मैनोमेट्री ऐसे जांच है कि जिसके कारण एक प्लास्टिक का कैथेटर अन्न नलिके में रख देते हैं, पेट के 5 सेंटीमीटर ऊपर, और 24 घंटे एडमिट करके हम एसिड गिन सकते हैं। तो एसिड की मात्रा कम है या नहीं, ये पता करने के लिए ये पीएच मेट्री करके टेस्ट है। आमतौर पे ये रूटीन टेस्ट रूटीनली किया नहीं जाता है, लेकिन जो मरीज एसिडिटी की दवाई लेने के बाद में भी उनको फायदा नहीं होता है, या इनको जलन चलती रहती है कि इसको मुंह में पानी आता है, ऐसे लोगों में पीएच मेट्री की टेस्ट की जाती है। ऑपरेशन के पहले पीएच मेट्री की टेस्ट की जाती है। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करने के पहले पीएच मेट्री की टेस्ट की जाती है। तो ये पीएच मेट्री है। उसी समय उसी प्रकार की एक टेस्ट है जिसको मैनोमेट्री बोलते हैं। जैसे आदमी खाना खाता है, अन्न नलिका उसको नीचे ढकेलती है, और ये अन्न नलिके का, इसोफेगस का प्रेशर गिनने की, पेरिस्टाल्सिस चाल गिनने की जो प्रोसेस है, इसको हम मैनोमेट्री बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियां रहती है कि जिसमें एक्लेजिया नाम की बीमारी है कि जिसमें अन्न नलिका और पेट के अंदर का जो स्पिंक्टर है वो टाइट होता है, खाने को नीचे नहीं जाने देता है। ऐसे लोगों में भी एसिडिटी के लक्षण होते हैं, वो मैनोमेट्री में अपने को पता चलते हैं। तो ऐसे इसमें हम मैनोमेट्री करके टेस्ट करते हैं। पुराने जमाने में जब एंडोस्कोपी नहीं था, बेरियम एक्सरे करके ये बीमारी का निदान करते थे। और लेकिन बेरियम की एक्यूरेसी, अचूकता इतनी नहीं थी, उसके कारण बेरियम बैकड्रॉप में चले गया और एंडोस्कोपी ये ऊपर आ गई। क्योंकि एंडोस्कोपी में गुलाबी आंख लाल हुई कि नहीं, सूजन हुई क्या, छाला हुए क्या, ये सब पता कर सकते हैं कि जो बेरियम में नहीं पता करते हैं। और आंत का टुकड़ा बायोप्सी भी ले सकते हैं। थेरेपेटिक प्रोसीजर जैसे अन्न नलिके को फैलाना, ये सब अपन कर सकते हैं। इससे कैसे बचे? लाइफस्टाइल चेंजेस। स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। स्ट्रेट आपका रिफ्लक्स अवॉइड होना चाहिए, पेट से कंटेंट अन्न नलिके में नहीं आना चाहिए।
छोटा कम क्वांटिटी में फूड लेना चाहिए, धीरे धीरे सॉलो करना चाहिए। अल्कोहल, साइट्रस फ्रूट, चॉकलेट्स, मिर्ची ये अवॉइड करना चाहिए। पेट को टाइट ऐसे गारमेंट्स नहीं पहनना चाहिए, हेड एंड ऊपर करके सोना चाहिए, कॉफी नहीं लेना चाहिए, और रात के खाने के बाद में 3 घंटा तो भी नींद को नहीं जाना चाहिए। ये सब परहेज आपको करना है कि जिससे एसिडिटी में आपको फायदा होगा। दूसरी बीमारी जो मैं आमतौर पे लोग बोलते हैं कि गैस गैस की बीमारी है, इसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। डिस यानी एबनॉर्मल, पेप्सी यानी डाइजेशन। जब आपका डाइजेशन बराबर नहीं रहा तो उसको हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया का मतलब यह है कि कोई बीमारी नहीं है लेकिन परेशानी है। ऐसे लोगों को क्या रहता है, ये भी हमारे 100 मरीज जो ओपीडी में आते हैं, 40 से 50 मरीजों को फंक्शनल डिस्पेप्सिया रहता है। काफी कॉमन बीमारियां हैं। ऐसे पेशेंट्स क्या कंप्लेंट करते हैं, आप पूछेंगे उनको क्या होता है, गैस की बीमारी है, पेट फूलता है, भरा भरा सा लगता है, खाना खाते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं तो पेट भरा भरा सा लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, जी मिचलना, उल्टी होना, थकान महसूस होना, ये सब लक्षण फंक्शनल डिस्पेप्सिया में होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आदमी खाना खाता है, ये पेट का ऊपर का हिस्सा फूलता है, जिससे पेट ऊपर चले जाता है। ये जो ऊपर जाने की क्रिया को फंडिक रिलैक्सेशन बोलते हैं। और ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया के मरीजों में फंडिक रिलैक्सेशन का प्रॉब्लम होता है। पेट से आंत में जाने वाली जो क्रिया है वो स्लो हो जाती है, तो खाना पेट में ज्यादा देर तक रहता है, उससे मरीज को भरा भरा सा लगता है। ऐसे लोगों में क्या गैस ज्यादा रहती है? नहीं। जो गैस कंप्लेन करते हैं उनको भी 275 ml गैस, जो नहीं करते हैं उनको भी 275। दोनों को 70% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, ये सब रहता है। और आ, खाली ये होता है कि जिनको आ, हम ये हमेशा हमारे मरीजों को समझाते हैं कि जिनको गैस है उनकी आंत साइकिल की ट्यूब जैसी फुलाई तो परेशानी होती है, नॉर्मल आदमी की कार ट्यूब जैसी फुलाई तो उनको परेशानी नहीं होगी, लेकिन इनकी साइकिल ट्यूब जैसी फुलाई तो परेशानी होगी। तो ये इसका मतलब ये है कि आंत ज्यादा नाजुक हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए इसको फंक्शनल बाउल डिसीज बोलते हैं। जो आदमी एंजाइटी, स्ट्रेस, चिंता करता है, ऐसे लोगों में ये सिम्टम्स ज्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया, ब्लोटिंग, पेट का फूलना, भारीपना, जी मचलना, निदान भी एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। एच पायलोरी देखना जरूरी है। ऐसे लोगों में एसिडिटी ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन एसिडिटी की मेडिसिन से 15 में से एक आदमी को फायदा होता है। आंत की गति बढ़ाने वाली दवाई देते हैं जिसको प्रोकाइनेटिक बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन रहता है, तो हमको एंटी डिप्रेशन, उसको हम विसरल एनाल्जेसिक बोलते हैं। एमिट्रिप्टिलिन या ऐसे कुछ कुछ दवाइयां है कि जिससे मेरिटेजेपिन से ऐसे कोई कोई दवाई है कि जिसकी लो डोज में हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया वाले मरीजों को देते हैं। और इससे इसको हम विसरल एनाल्जेसिक बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे अपन सिर दर्द होने के बाद में
एनासिन की गोली लेते थे, वैसे ही ये एंटी डिप्रेसेंट लो डोज में पेट के दर्द को कम कर देती है। और इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, खाने का परहेज करना है। जो लो फोडमैप डाइट हम ऐसे लोगों को बताते हैं कि जो हम अगले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे, लो फोडमैप डाइट। अनदर कॉमन बीमारी है कि जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है? ऐसे लोगों को पेट में दर्द होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये दर्द का लैट्रिन से संबंध होता है कि लैट्रिन बार बार जाना या कब्जियत की शिकायत होना। और ऐसे लोगों में अपन जांच करेंगे कि कोई ब्लड टेस्ट में खराबी होगी, सोनोग्राफी में, कोलोनोस्कोपी में कोई खराबी नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को भी हम ये बोलेंगे कि परेशानी रहती है लेकिन बीमारी नहीं रहती है। ऐसे लोगों में एक तो कब्जियत हो सकती है या बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, कभी कब्जियत होती है, कभी बार बार लेटरिन जाना पड़ता है, ऐसा मिक्स पैटर्न भी रहता है। आव जाती है, थूक जैसा सफेद आव जाना, ऐसे लोगों में ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, बार बार जाने का है। और उसके साथ पेट में दर्द, ब्लोटिंग, ये सब लक्षण होते हैं। एंड इरिटेबल बाउल का क्या कारण है? आमतौर पे ऐसे माना जाता है कि ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, इनका माइंड गड़बड़ है, ऐसे लोगों में ये ज्यादा होता है। उसके सिवाय डाइट, इंटॉलरेंस टू फूड, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, ये सब प्रॉब्लम से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है। आपकी आंत इरिटेबल है, अस्वस्थ है, कभी ज्यादा काम करती है तो बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, कम काम करती है तो कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। तो ऐसे इसमें हम मेन से खाने का परहेज बताते हैं, इसको हम फोडमैप डाइट बोलते हैं। फोडमैप डाइट में क्या है? फर्मेंटेबल ऑलिगो डाई मोनो एंड पॉलीसैकेराइड का फुल फॉर्म फोडमैप है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट इंटेस्टाइन में जाके उस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उससे गैस बनती है। तो ये सब बैक्टीरिया एक्ट करने वाले चीजें नहीं लेना चाहिए। जैसे एक्सेस फ्रुक्टोज, हनी, एप्पल, पीचेस, मैंगो, जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको हम बंद कर देते हैं। व्हीट, अनियन, मिल्क प्रोडक्ट्स, सॉर्बिटॉल, तिल, कैबेज, ग्रीन बीन्स, लेग्यूम्स यानी चने, ये सब नहीं लेना चाहिए। तो आम सबको पसंद है, लेकिन फंक्शनल डिस्पेप्सिया या इरिटेबल बाउल वालों में हम आम नहीं लेने को बोलते हैं। अनियन एंड गार्लिक एंड लहसुन ये भी नहीं बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं बोलते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं देते, उसमें सॉर्बिटॉल रहता है, उससे गैस बनती है। तो ये सब हाई फोडमैप डाइट का चार्ट है ऊपर में जो मैंने बताया। इसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मरीज को हम मना कर देते हैं और ये बताते हैं कि आपने लो फोडमैप डाइट होना चाहिए। मेनली इसमें सैलेड है, टोमेटो लेना चाहिए, कुकुम्बर, कैरेट ले सकते हैं, काकड़ी, कुकुम्बर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। तो ये चीजें खाने में कंज्यूम करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको बार बार लेटरिन जा रहा है, कोई डॉक्टर भी बोलता है कि आपको आईबीएस है,
तो ये जरूरी है देखना कि आपको अलार्म सिम्टम्स है क्या। आपका उम्र अगर 50 साल के ऊपर है, वजन आपका कम हो गया है, आपको रात को नींद में से उठ के जाना पड़ता है, ब्लीडिंग होता है, खाना का खून कम हो जाता है, या फैमिली में किसको कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों ने बोलना नहीं चाहिए कि मेरे को आईबीएस है। ऐसे लोगों ने तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करना चाहिए, कोलोनोस्कोपी कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं कि जैसे कोलन कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसीज, ऐसे लोगों में इरिटेबल बावेल जैसे लक्षण होते हैं। और जब अगर अपन इरिटेबल बावेल आईबीएस करके है करके ये हो जाती है, तो बीमारी मिस आउट हो जाती है। तो जिनको एज ज्यादा है, ब्लीडिंग है, खून कम है, वेट लॉस है, ऐसे लोगों ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करा लेना चाहिए। हमारे पास और एक जांच है कि जिसको हम मैनोमेट्री बोलते हैं। जिन लोगों को कब्ज बहुत देर से है, आधा आधा एक एक घंटा लैट्रिन में बैठना पड़ता है, ऐसे लोगों में लैट्रिन की क्रिया में तालमेल नहीं रहता है, और ये बहुत कॉमन बीमारी है। और जिन लोगों को ज्यादा मात्रा में कब्ज की शिकायत है, ऐसे लोगों में जहां लैट्रिन निकालना पड़ता है, इनिमा लेना पड़ता है, ये सब ऐसे लोगों ने एनोरेक्टल मैनोमेट्री करके टेस्ट करके बीमारी का निदान करना चाहिए। इंडोस्कोपी में मैंने जैसे बताया, अन्न नली का स्टमक और इंटेस्टाइन देखा जाता है। ईआरसीपी ये बहुत स्किलफुल टेस्ट है कि जिससे ये पित्त की नली हरे रंग की जो दिख रही है वो पित्त की नली है, और पैनक्रियास की जो ग्रंथि दिख रही है पीली वाली, ये पैनक्रियास की ग्रंथि है। ये दोनों आंख में खुलते हैं, उसको एम्पुला बोलते हैं। ये छोटा सा छेद रहता है सुई के आग जैसा, और ये छेद को चीरा देके पित्त की नली के पथरी हम ईआरसीपी द्वारा निकाल सकते हैं। ये बड़ा एक स्किलफुल जॉब है, और गए 30 साल से हम ये काम मिडास पे कर रहे हैं। तो जिनको पीलिया है, इनको पित्त के नली में रुकावट है, पित्त के नली का कैंसर है, एडवांस कैंसर है, ऐसे लोगों में हम स्टेन डाल के पीलिया कम कर सकते हैं। स्टोन रहे तो स्टोन निकाल सकते हैं, मवाद है तो उसको इलाज कर सकते हैं, कोई हाइड्रेटेड की बीमारी है तो उसको इलाज कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, पित्त का लीकेज हो गया, लीकेज को बंद कर सकते हैं। ये सब चीजें ईआरसीपी द्वारा हो सकते हैं। देखो क्या है कि जांच तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू बोलूंगा कि क्या क्या है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ न। अभी नई जो जांच है इसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। सोनोग्राफी की मशीन एंडोस्कोपी की मशीन को लगी हुई रहती है, और ये मशीन द्वारा हम पेट के बाहर का लीवर, पित्त की थैली, पैनक्रियाज जो पेट के बाहर है, ऐसे ऑर्गन का भी हम इलाज कर सकते हैं। इसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, बिकॉज सोनोग्राफी की मशीन एंडोस्कोपी की मशीन को लगी रहती है, अंदर मशीन डाल के पेट के बाहर का हम देख सकते हैं। जैसे ये मरीज को आपको दिख रहा है कि पैनक्रियास की ग्रंथि में छोटी सी गठान है, पेट में एंडोस्कोप रख के सोनोग्राफी के सहायता से गठान को लोकलाइज करते हुए पेट से इंस्ट्रूमेंट से सुई डाल के इसका बीमारी का निदान करते हैं कि ये कैंसर है क्या। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से आजू बाजू की खून की नली में कैंसर चिपका हुआ है क्या, गठान में है क्या, वो भी पता चलता है। और ये सीटी स्कैन से अच्छी टेस्ट मानी जाती है कि लोकल लोकल कैंसर का स्प्रेड देखने के लिए। और इसका खाली
डायग्नोस्टिक यूज नहीं है, इसके काफी सारे थेरेपेटिक यूज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पीली वाली ग्रंथि पैंक्रियास की दिखती है। पैंक्रियास का अटैक आने के बाद में ये ग्रंथि की नली में छेद हो जाता है, पेट में पानी हो जाता है, जो पेट और पैंक्रियास के बीच में पानी हो जाता है, जिसको हम सुडोसिस बोलते हैं। तो ऐसे काफी सारे मरीजों को सुडोसिस्ट या WOPN, वॉल्ड ऑफ पैंक्रेटिक नेक्रोसिस रहने के बाद में बिना ऑपरेशन का दूरबीन पद्धति से पंक्चर करके पेट से पैंक्रियास का गंदगी, मवाद, नेक्रोसिस निकाल सकते हैं। इसको सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी ऐसे बोलते हैं। और ये करीबन 100 से ज्यादा मरीजों को ये यूएस गाइडेड सिस्टोगैस्ट्रोस्टोमी में गए 2 साल में हमने इलाज किया है और उनका ऑपरेशन होने से इनको बचाया है। और हमारा साइंस भी कहता है कि मिनिमल इन्वेजिव टेस्ट से आपने पैंक्रियास का इलाज करना चाहिए। अभी जैसे गॉल ब्लैडर में जिसको पथरी है और जो मरीज को गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, एनेस्थीसिया की रिस्क है, बिना ऑपरेशन से हम इंटेस्टाइन से पंक्चर गॉल ब्लैडर में करके ये यूएस का ड्रेनेज करते हैं। जिनको लीवर की बीमारी है और पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जैसे आदमी का बढ़ता है प्रेशर, ब्लड प्रेशर, वैसे पेट के अंदर में ब्लड प्रेशर बढ़ना, उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में खून की उल्टी होती है। ये खून की नली को एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के सहायता से इंजेक्शन देना, कॉइल देना, ये काफी लेटेस्ट चीजें हैं कि जो हम लोग कर सकते हैं। कोई मरीज को टर्मिनल कैंसर है, उसको लगातार पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द नस के कारण दर्द होता है, ये यूएस द्वारा वो नस को इंजेक्शन देके उसको बंद किया जा सकता है, जिसको सीलियक प्लेक्सस न्यूरोलिसिस बोलते हैं। एंटरोस्कोपी मिडास ऐसा पहला सेंटर है कि जो फर्स्ट एंट्रोस्कोपी मिडास में आया है। और एंट्रोस्कोपी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की एग्जामिनेशन, इसमें डबल बलून, सिंगल बलून, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसको ब्लीडिंग है, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में पता नहीं चल रहा है कि ब्लीडिंग का क्या कारण है, ऐसे लोगों में कैप्सूल या एंटरोस्कोपी करके बीमारी का निदान कर सकते हैं। ये मिडास में है। और पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी, जैसे मैंने जिक्र किया था अकिलेजिया नाम की बीमारी का, जिसमें मरीज को निगलने में तकलीफ, मुंह से पानी आना, ऐसा होता है। ऐसे इसमें लेटेस्ट पोएम करके प्रोसीजर है कि जो एंडोस्कोपी के सहायता से अन्न नलिका को टनेल करके एंडोस्कोपी के सहायता से सर्जरी करके वो पूरी मसल को काटा जाता है और जो वॉल है उसका प्रेशर जो नीचे बढ़ा हुआ है उसको कम कर सकते हैं। ये प्रोसीजर को पोएम बोलते हैं और ये हम गए 2 साल से काफी सारी केसेस कर रहे हैं। और ये लेटेस्ट अभी मिडास में पहली बार हुआ है एंटी रिफ्लक्स म्यूकोजेक्टोमी आर्म्स करके प्रोसीजर होती है। एसिडिटी के मरीजों में ये पेट के ऊपर का भाग जला के ये जब हील होता है, जब ये ठीक होता है, फाइब्रोसिस करके ये प्रेशर पेट और आंत के बीच का प्रेशर ये बढ़ा सकता है और उससे एसिडिटी की शिकायत लंबे पीरियड तक कम हो सकती है। मरीजों को एसिडिटी की मेडिसिन लेना नहीं पड़ता है। ये अभी हमने गए महीने में ये पहले बार फर्स्ट टाइम मिडास में ये प्रोसीजर किया है डॉक्टर सौरभ मुकेवाद ने। और ये
पेपर में भी इसका आया था। तो ये एसिडिटी के मरीजों के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि मैंने आपको पेट के कॉमन प्रॉब्लम्स और जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस पेट के फील्ड में हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमको ये आपने मौका दिया है कि पेट के बारे में चर्चा करने का। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत सर। और आज के हमारे इस पड़ाव में चूंकि हमारे साथ काफी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं, तो हम आप सभी से चाहते हैं कि आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। निवेदन केवल ये रहेगा कि आप कम शब्दों में अपनी बातों को रखें एंड अपने हैंड रेस करें ताकि हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर सके। उसके पहले सर मैं आपसे एक प्रश्न सर पूछना चाहती हूँ। सर कई बार हमको चेस्ट पेन होता है, हमारे सिर में दर्द होता है या बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हमारे दर्द का अनुभव होता है, और इसके लिए ये कहा जाता है कि ये आपको गैस का प्रॉब्लम है। तो सर ये कैसे पता चलता है कि ये गैस का प्रॉब्लम है सर, और कितने समय तक सर ये रहता है सर? देखो क्या है, आम तौर पे गैस के कारण आम तौर पे दर्द नहीं होता है। मैं ये बोलूंगा कि डिस्कम्फर्ट होता है। बहुत बार तो क्या हो जाता है कि मरीज को हार्ट की बीमारी रहती है, लेकिन एसिडिटी की बीमारी करके मरीज अपने आप एसिडिटी की बीमारी है करके दवाई लेते रहते हैं, गैस की बीमारी है करके दवाई लेते रहते हैं। ये एक गलत चीज है। ये मरीजों ने ऐसे अपने आप या किसने दोस्त ने बताया गैस का होगा करके लेना, ये बहुत गलत बात है। एसिडिटी से जो छाती में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिस्कम्फर्ट होता है, दर्द नहीं होता है। नंबर एक तो हार्ट की बीमारी बाएं बाजू में ज्यादा दर्द होता है। तो कोई भी मरीज को अगर हार्ट छाती के बाएं बाजू में दर्द हो और वो दर्द हाथ में चला हो, पसीना हो, चलने के बाद में दर्द ज्यादा हो, एक्सरसाइज करने के बाद में ज्यादा हो, खाना खाने के बाद में ज्यादा हो, ये हार्ट के लक्षण होते हैं। ऐसे लोगों ने सिंपल टेस्ट है, एक सॉर्बिट्रेट करके जो गोली आती है, ये जबान के नीचे रख के अगर आप वो उससे आपको पेन कम हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि ये हार्ट का होना चाहिए। और ऐसे लोगों ने खुद होके अपने आप निदान नहीं करना चाहिए कि ये हार्ट की गैस की बीमारी है करके, क्योंकि उसमें आपको कई बार रिस्क रह सकती है। ऐसी मेरी आपको विनती है। थैंक यू सो मच सर। करियर पॉइंट के नाम से अभी हमने आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन भेजा है। आप जी आप अपने प्रश्नों को रखें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मैं पिछले 12 साल से लगातार एक खाली पेट की दवा ले रहा हूँ। पहले ओमिप्राजोल, फिर अभी इसमें एस्मोप्राजोल चल रहा है। तो सर ये ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिससे ये गोलियां बंद हो जाएं, या कोई जिसकी हमें जांच कराना हो? क्योंकि अगर गोली नहीं लेते हैं तो परेशानी होती है सर। हाँ, इसी के लिए वो जो मैंने बताया ना, जो आदमी लगातार दवाई ले रहा है और उससे दवाई से फायदा हो रहा है लेकिन दवाई छोड़ने से परेशानी होती है, ये एसिडिटी की बीमारी बार बार आती है, उसी के लिए एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट या एंटी रिफ्लक्स सर्जरी, ये दोनों आए हैं। सर्जरी बोलने से मरीज करने को नहीं देखते हैं। तो ये जो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जो है, इसमें इसके भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आए हैं। काफी सारे एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट आई है और उसके भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आए हैं कि 5-5, 6-6 साल तक फॉलोअप है मरीजों का, और काफी दिन तक एटलीस्ट 100 में से 20-25 लोगों 70 से 80% लोगों की मेडिसिन छूट जाती है। 20-25 लोगों को मेडिसिन लेना पड़ सकता है।
तो ऐसे लोगों ने एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट, जिनको मेडिसिन नहीं लेना है, ऐसे लोगों ने एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। सर ये दवा लेने से कोई नुकसान है क्या लगातार अगर हम खाली पेट का दवा लेते हैं तो? आमतौर पे देखो क्या है कि लिटरेचर में तो बहुत लिखा है कि इससे डेमेंशिया हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, B12 की कमी हो सकती, हड्डी पतली हो सकती, निमोनिया हो सकता है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेडिसिन्स काफी सेफ मेडिसिन्स हैं। आमतौर पे एसिड कम होने के कारण इन्फेक्शन होना, B12 की कमी होना, ऐसे 2-3 साइड इफेक्ट्स छोड़ के और कोई ऐसे बड़ी मेजर साइड इफेक्ट्स इससे है ऐसा नहीं लग रहा। जी थैंक यू सर। डॉक्टर, मुझे आपकी बातों को सुनकर वो एक जुमला याद आ रहा है जिसको यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने बोला था कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पेट से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और अभी जी कमलेश धाकड़ सर ने आपका बिल्कुल सही है। आजकल जो अभी ये बैक्टीरिया जो आए हैं कि अच्छा बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया में संतुलन गड़बड़ होने से डिप्रेशन होता है, ओबेसिटी होती है, शुगर की बीमारी, फैटी लिवर, आर्थराइटिस, ये सब कोलाइटिस, काफी सारी बीमारियां डिसबायोसिस से होती है, संतुलन बैक्टीरिया का बिगड़ जाने से। और उसमें काफी रिसर्च चालू है। तो पेट ये मेन एक ऑर्गन है बॉडी का कि जिसको अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। धाकड़ सर, आप अपने प्रश्न को रखें, अनम्यूट करें सर आप अपने आप को। आई थिंक सर तक मेरी वॉइस पहुंच नहीं पा रही है। ब्रिजमोहन साहू जी, कमलेश सर जी। जी मैडम। हाँ सर, प्रश्न रखिए अपना। मैं ब्रिजमोहन साहू मैडम। जी आवाज आ रही? यस सर, प्रॉपर आ रही है सर। मेरे लिए सर एक प्रॉब्लम है सर, मैं जैसे रात को सोता हूँ तो सर पेट में बहुत जलन सी होती है। कुछ मैं ज्यादा मिर्ची खा लेता हूँ, हल्की सी ज्यादा, तो पेट में बहुत जलन होती है सर। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है अधिकतर। और मैं तुअर वगैरह की दाल खा लेता हूँ तो भी पेट में हल्की सी एसिडिटी टाइप से होती है सर। प्लीज सर मुझे मार्गदर्शन दीजिए। पेट के जलन के लिए आमतौर पे मेनली 4 कारण रहते हैं। एक एसिडिटी की बीमारी, दूसरा चिंता की बीमारी, तीसरा हार्ट की बीमारी, और चौथा विटामिन B12 के कमी से भी कई बार पेट में जलन होती है। तो ऐसे मरीजों को हम आमतौर पे विटामिन B12 की ब्लड टेस्ट लिख देते हैं कि B12 की कमी है क्या। B12 की कमी से कई बार जलन होती है। तो एक शिकायत एसिडिटी है तो उसके लिए एक एंडोस्कोपी या एच पायलोरी का टेस्टिंग करना चाहिए। आपकी उम्र अगर 40 के ऊपर है तो एक हार्ट का ECG कर लेना चाहिए और मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए। यही कारण, यही उसका इलाज है। जी सर, साहू सर को सर सुन के मुझे भी एक प्रश्न आया सर। कई बार सर ज्यादा हिचकियां आती हैं लोगों को, तो क्या ये भी सर उदर रोग होता है क्या, ज्यादा हिचकियां आना सर? देखो, हिचकी आना सबसे कॉमन, यानी काफी कॉमन बीमारी है। और हिचकी का सबसे कॉमन सर्वसाधारण कारण यानी एसिडिटी है। अगर 100 हिचकी वाले अपन लेंगे तो 60 से 70 लोगों को हम रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस यानी आहार नली में, अन्न नलिका में एसिडिटी से सूजन होना, ये होने के कारण हिचकी आती है। हिचकी के बाकी भी कारण है, किडनी फेल के कारण हिचकी होती है, निमोनिया से हिचकी होती है, हार्ट अटैक से हिचकी होती है, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है, इडियोपैथिक कॉज है। इडियोपैथिक यानी जिसका कारण नहीं पता, ब्रेन के कारण से हिचकी होती है। तो
ऐसे काफी सारे कारण है। पेट फूलना, गैस्ट्रिक स्टेसिस, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पेट में रुकावट रही, खाना नीचे नहीं गया तो वो डायफ्राम पे प्रेशर करता है, उसके कारण हिचकी आती है। तो हिचकी के बहुत सारे कारण है, लेकिन एसिडिटी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और महत्व का कारण है। कोई भी हिचकी वाले को आने से एसिडिटी की दवाई देने से भी ऐसे लोगों में फायदा होने को काफी वक्त लगता है, 8-8, 10-10 दिन लगते हैं। और हिचकी को एक सिम्टम ऐसा पकड़ा जाता है कि ये लोगों के दिमाग में है कि हिचकी आना यानी ये आखिरी का स्टेज है, तो इसलिए लोग बहुत डरते हैं हिचकी आने के बाद में। लेकिन हमको उनको समझाना पड़ता है कि ये काफी कॉमन बीमारी है, एसिडिटी की बीमारी है, उससे चिंता नहीं कीजिए। जी सर, सिंह सर कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ऑप्शन भेजा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं श्रवण सिंह चंदेल बोल रहा था। डॉक्टर साहब, मुझे डकार जो है खाना खाने के बाद, या खाना खाने के बाद ही नहीं, इवन पूरे दिन ही डकार की बहुत समस्या रहती है और ये काफी लंबे समय से है मुझे, तो इसका कोई निदान बताएं सर। डकार आना, गैस आना, ये एक गैस का लक्षण है। जैसे गैस जब मरीज को रहता है, उसके दो फॉर्म में रहते हैं। एक तो ऊपर से आती है, इसको डकार बोलते हैं, और एक नीचे से आती है। तो ऊपर से आने वाली डकार, इसको आमतौर पे मरीज एरोफीजिया करता है। एरोफीजिया ने गैस स्वॉलो करता है और उसको निकालता है। इसको आमतौर पे स्ट्रेस, टेंशन, ये सबसे कॉमन कारण डकार का रहता है। जैसे मरीज हमारे पास आता है, बैठता है सामने, ओ ऐसे करते हैं, तो ये सब देखते बराबर हम जान जाते हैं कि ये पेशेंट को स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, इसके कारण परेशानी है। ये सबसे कॉमन कारण चिंता है। जी, मनीष सर कुछ पूछना चाहते हैं। उसके पहले सर मैं एक प्रश्न और करूंगी। सर, आपने जैसे डाइट के बारे में बताया कि यदि आपकी डाइट बैलेंस में नहीं है तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार सर जब हम टाइट कपड़े भी पहनते सर, उसके कारण भी कई बार हमारे सीने में जलन होती है, तो क्या सर ये एक्टिविटी भी एसिडिटी को बढ़ाती है क्या? ऐसा कुछ है क्या सर? मैंने बताया है आपको कि पेट का प्रेशर बढ़ाने वाली कोई भी चीज, कोई भी योग, जैसे आप अनुलोम विलोम करेंगे या पेट का प्रेशर बढ़ाएंगे या कुछ हेवी वेट उठाएंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, ये सब चीजों से एक है, नली का और पेट का प्रेशर बढ़ने से एसिड ऊपर आके अन्न नलिका में सूजन हो जाती है। तो ये यूजुअली हम ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं कि जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता है। ओके, मनीष सर कुछ पूछना चाहते हैं? ओके जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सर से। सर, जैसे कई लोग सफर करते हैं, लगातार 2-3 दिन का सफर करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, तो उनका पेट साफ नहीं होता एक्चुअल में, तो इसका रीजन क्या हो सकता है सर? नहीं, बेसिकली क्या है, आप सफर करते हैं, आप एक जगह बैठे रहते हैं, है ना, तो आपको कुछ एक्टिविटी नहीं रहती है। सफर में टाइम पे पानी नहीं मिलता है, खाना भी बाहर का रहता है, ये सब फैक्टर्स मिलके आपको ये होता है। उसमें मेन यानी आपका सेडेंटरी हैबिट्स बोलेंगे, या बैठने की क्रिया की एक्टिविटी नहीं है, चलना नहीं है, फिरना नहीं है, तो उसमें कब्जियत की शिकायत ज्यादा होती है। जी सर, और सर फास्ट रहती हैं जो अक्सर महिलाएं, फिर उनका एक दिन का भी यदि फास्ट रहता है तो दूसरे दिन बिल्कुल कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि जब एक बार खाना खाते हैं, 2 बार में से एक बार जब खाना खाते हैं, ऐसे लोगों में
फाइबर डाइट में फाइबर कंटेंट ज्यादा लेना चाहिए, रेशे वाली चीजें ज्यादा लेना चाहिए, जैसे गाजर, ककड़ी, हरी सब्जी, ये ज्यादा लेने से उसमें क्या हो जाएगा कि फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, और फाइबर कंटेंट ज्यादा होने से ये कब्ज की शिकायत कम हो जाएगी। ये जी जरूरी जी जी, थैंक यू सर। निधि जी आगे। मनीष सर अपने प्रश्न को रखिए। जी थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं 4 महीने पहले करीब अपनी बेटी को दिखाया था आपको, उसमें डायग्नोज हुआ था पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और एंडोस्कोपी भी उसकी हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से हम फॉलो अप नहीं कर पाए। और फिर जब हॉस्पिटल में बात हुई तो उन्होंने बेटी का हालचाल पूछा और उसको आराम लग गया था, तो उन्होंने बोला कि कोई समस्या नहीं है आने की और आप बस दवाई बंद कर दीजिए क्योंकि आराम तो लग गया। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी उसकी एज 18, आगे भी क्या उसको इस तरह की समस्या हो सकती है? देखो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी गर्भाशय में सूजन, ये एक टोटल गाइनिक प्रॉब्लम है, ये एक इन्फेक्शन है। इसमें आमतौर पे सफेद पानी ज्यादा जाता है, नीचे के पेट में दर्द होता है, कमजोरी, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। ये आमतौर पे ऐसे लोगों में, लेडीज लोगों में PID और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज काफी कॉमन मात्रा में होता है, वो कभी भी हो सकता है। तो इन्होंने प्रॉपर हाइजीन रखना और उसका प्रिकॉशन लेना ये ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। जी। तो सर उसके फॉलो अप के लिए क्या अब आया जा सकता है? हाँ, आ सकते हैं, फॉलो अप एक बार दिखा दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, AK पांडे सर कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं और इसके बाद हम 1-2 प्रश्न और लेंगे। पांडे सर अपने प्रश्न को रखें आप। नमस्कार सर। ये खर्राटे की बीमारी भी क्या पेट की वजह से होती है? सॉरी, खर्राटे की बीमारी, कुछ लोग सोते समय खर्राटा लेते हैं, हाँ, ये क्या पेट की वजह से होती है या किसी और कारण से? देखो, खर्राटा लेना ये एक, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें जो मरीज काफी मोटा रहता है, जिसका वजन ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों में क्या हो जाता है कि जो पेट और फेफड़े के बीच में जो डायफ्राम रहती है उसमें चर्बी जमा हो जाती है। वो चर्बी जमा होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और ऐसे लोगों में लोग नाक से सांस नहीं लेते हुए मुंह से सांस लेके खर्राटे लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है। तो ऐसे लोगों में हम सबसे पहले तो स्लीप स्टडीज एडवाइस करते हैं। ये बेसिकली पल्मोनोलॉजिस्ट देखते हैं, लेकिन ये स्लीप स्टडीज देख के अपने को ये देखना पड़ता है कि सही में इनको एपनिया यानी सांस बंद हो जाती क्या, ये सब देखना पड़ता है। और ऐसे लोगों ने इलाज करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वजन कम करना चाहिए। खर्राटे लेने से ब्रेन को ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए उतना पहुंचता नहीं है, आदमी को फ्रेश नहीं लगता है, दूसरे दिन लिथार्जिक लगता है, थके थके सा महसूस होता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जी, रमेश व्यास सर हमारे साथ जुड़े हैं। व्यास सर आप अपने प्रश्न को रखें सर। जी जी, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपना एक प्रश्न अपनी सिस्टर की ओर से रखना चाहता हूँ। सी इज 42 ईयर्स ओल्ड। वो लो डाइट है और वेट उसका नॉर्मली 50 लगभग है। वो सब सुबह जब खाना खाती है जब तक शाम तक उसकी उल्टी नहीं कर देती है, लगभग आधा खाना निकल नहीं जाता है जब तक उसको चैन नहीं पड़ती, दिन भर उसको डकारे आती रहती। सेकंड,
सुबह उसके लिए कम से कम 15-20 उल्टियां हो जाती हैं, तब उसको राहत मिलती है जिसमें पित्त गिरते हैं। आपको हालांकि लगभग 20 साल पहले दिखाया था तो आपने कहा था कोई विशेष प्रॉब्लम है नहीं, एंडोस्कोपी आपने की थी, पर वर्तमान में काफी लंबा समय हो गया सर। नहीं, एक बात दिखाना चाहिए ऐसे मरीजों को, जब उल्टी होना ये एक बराबर लक्षण नहीं है। कॉमन कारण उल्टी का एसिडिटी है, लेकिन उल्टी के बहुत सारे कारण है। लीवर के सूजन के कारण, किडनी के सूजन के कारण, पेट में रुकावट होने के कारण, माइग्रेन के कारण, स्टेरॉइड की दवाई के कारण, बहुत सारे कारण रहते हैं। जब मरीजों को उल्टी है और ठीक नहीं हो रही है, उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पहले दिखाया होगा, लेकिन एक बार दोबारा और दिखाना चाहिए। कई बार एक दिखाने में ख्याल में नहीं आता है, लेकिन दूसरे दिखाने में ख्याल में आता है, ये भी हो सकता है। अगर फायदा नहीं है तो एक बार दिखाना है। जी, आनंद शर्मा सर ने हैंड रेज किया है। शर्मा सर, आप अपनी बातों को रखें सर। थैंक यू निधि, मेरे को चांस देने के लिए। और इट्स बहुत बढ़िया सेशन मैं विटनेस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब का। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि वेदर योर स्ट्रेस लेवल आल्सो लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन इन द स्टमक, और विच पार्ट ऑफ द स्टमक, कहाँ पर आपका स्ट्रेस लेवल अफेक्ट करता है स्टमक को? डॉक्टर साहब प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है। जो पेट के 2-3-4 बीमारियां जो मैंने बताई अभी आपको, 3 कॉमन बीमारी, एसिडिटी, फंक्शनल डिस्पेप्सिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सभी में स्ट्रेस का सबसे बड़ा रोल। मैं तो ये बोलूंगा कि पेट की बीमारियां जो है, इसमें 60 से 70% स्ट्रेस का कारण है। स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जिससे ये परेशानी ज्यादा होती है। जैसे डिस्पेप्सिया में स्ट्रेस का रोल है, एसिडिटी में स्ट्रेस का रोल है, इरिटेबल बाउल में स्ट्रेस का रोल है। बिकॉज अभी ये डिसऑर्डर्स को पहले अभी नाम दिया है कि डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन। गट ब्रेन इंटरेक्शन कहने का मतलब ब्रेन के कारण गट और गट के कारण ब्रेन, ऐसा इसका यानी दोनों एक में को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे ये होता है, सीरोटोनिन जो है ब्रेन में निकलता है, गट में निकलता है, और गट में निकल के उसका एक्शन ब्रेन में जाके, गट में एक हार्मोन है सीरोटोनिन, एक हार्मोन है, उससे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी गवर्न होती है। तो ये मेनली सीरोटोनिन के आधार से ये ब्रेन का और ये फंक्शन होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज्योत्सना सूद मैडम, जी मैडम अनम्यूट करें आप और अपने प्रश्न को रखें। बस हम एक लास्ट प्रश्न और लेंगे इसके बाद। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, मुझे ये पूछना है कि मेरा अभी 10 साल पहले गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था, उसमें स्टोन था। तो उसके बाद से मुझे कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके बाद से मैंने नोट किया कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली जब चने वगैरह खा लिए या कुछ ऐसी हैवी खाना खा लिया कभी महीने में 1 आध बार, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लूज मोशन भी हो जाते हैं और गैस की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये गॉल ब्लैडर रिमूव करने के कारण है या उसका कोई और कारण? आमतौर पे गॉल ब्लैडर निकालने के बाद में गॉल ब्लैडर का फंक्शन जो है, पित्त की नली ले लेती है, और आमतौर पे मरीजों को प्रॉब्लम नहीं रहते। लेकिन कुछ लोगों को डिस्पेप्टिक सिम्टम्स आते हैं। डिस्पेप्टिक सिम्टम्स यानी पेट का अफारा, फूलना,
गैस बनना, थोड़ा सा इंडाइजेशन। मेरी राय रहेंगी कि आपने गॉल ब्लैडर निकालने के कारण है ऐसा नहीं समझते हुए आपकी जांच कर लेनी चाहिए। अगर जांच में कुछ नहीं मिला तो फिर अपन बोल सकते हैं कि गॉल ब्लैडर निकालने के कारण ये चीज है। क्योंकि क्या हो जाता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम है पित्त को जमा करना और बाइल सॉल्ट को स्टोर करना। और जब आदमी खाना खाता है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइल को नीचे इंटेस्टाइन में डालता है। तो कई लोगों को जिनको गॉल ब्लैडर निकल जाता है, ऐसे लोगों को बाइल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की प्रोसेस प्रॉब्लम होती है। वो बाइल सॉल्ट सब आंत में जाते हैं और उसके कारण पतले दस्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद में, जिसको हम पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी डायरिया बोलते हैं, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। इसलिए मेरी राय रहेगी कि आपने ऐसा नहीं समझना है कि ये गॉल ब्लैडर के बाद में हुआ है। पहली जांच करनी है। अगर जांच में बाकी कुछ चीजें नहीं मिली तो फिर अपन बोल सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर के कारण है। लेकिन ऐसे मरीजों में छोटी आंत की जांच, बड़ी आंत की जांच, थायराइड की जांच, ये सब एक बार कर लेना चाहिए। जो जो कारण है, गेहूं वाली जांच, सीलिएक डिसीज, ये सब कर लेना चाहिए। सर थायराइड तो है मुझे, थायराइड तो मेरा हाई है, मैं दवाई ले रही हूँ 15 साल से दवाई ले रही हूँ। नहीं, लेकिन उसमें थायराइड का आपका हाइपोथायराइड होगा। आपका थायराइड की बीमारी यानी हाइपोथायराइड, यानी थायराइड की ग्रंथि कम काम कर रही होगी ना। कई बार थायराइड का डोज आपका ज्यादा होने से भी डायरिया हो सकता है। जैसा आपको हाइपोथायराइड है, आप 50 माइक्रोग्राम की ले रहे हैं, लेकिन आप यानी वो 100 माइक्रोग्राम की ले रहे हैं, आपको 50 चाहिए, 50 ज्यादा है, तो उससे भी पतले दस्त हो सकते हैं। इसलिए वो उसको आपको कंसल्ट करके कर लेना चाहिए। जी, हमारा लास्ट प्रश्न रविंद्र खंपरिया सर पूछेंगे। खंपरिया सर, आप अपने आप को माइक को ओपन करें सर। मैडम मैं पूछ लूं क्या? बहुत देर से लाइन पे। जी जी मैडम सर नमस्कार, मैं आपसे एक बार मिला था आज से 10 वर्ष पहले, और मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आपने कुछ टूल्स दिए थे, लेकिन सर फिर भी बनी रहती है। तो एक सामान्य पेट के रोगी के लिए क्या ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे उसका जो सामान्य जो रूटीन है पेट का वो बना रहे? पहला ये प्रश्न था। देखो, कॉन्स्टिपेशन ये काफी कॉमन बीमारी है, काफी कॉमन लक्षण है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आदमी का एज 40-50 के ऊपर है, जिसको वेट लॉस है, खून कम है, ब्लीडिंग है, ऐसे लोगों में फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है, ऐसे लोगों ने तो अपने को जांच करनी चाहिए। लेकिन ये सब सिम्टम्स अगर आपको नहीं है, आपको आप बोल रहे हैं कि 10 साल से बीमारी है, 5 साल से बीमारी है, इसका मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है। 5 साल में कैंसर आपको पता होना चाहिए था। तो जब आपको 5 और 10 साल से है, इसका मतलब आपकी आंत आलसी हो गई है, काम नहीं कर रही। ऐसे लोगों में हम फाइबर कंटेंट डाइट में ज्यादा लेने को बोलते हैं। फाइबर कंटेंट यानी रेशे वाली चीजें, यानी सलाद लेना, गाजर, ककड़ी, मूली, ये लेना चाहिए। फिर फ्रूट्स लेना चाहिए कि जिसमें रफेज ज्यादा रहता है। हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी, पालक, मेथी, ये लेना चाहिए। ज्वारी की भाकरी ज्यादा रिकमेंड करेंगे। नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना चाहिए।
गरिष्ठ फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे कोलेसिस्टोकाइनिन निकलते हैं, ये कोलेसिस्टोकाइनिन से आंत शिथिल हो जाती है। तो ये कुछ चीजें वेजिटेरियन फूड ज्यादा प्रेफर होना चाहिए, सैलड ज्यादा लेना चाहिए, रेसिड्यू वाली अंकुरित दाल ये सब लेना चाहिए कि जिससे आपको फाइबर कंटेंट ज्यादा हो जाएंगे और लैट्रिन करने में ज्यादा बनेंगी, रेसिड्यू ज्यादा बनेगा तो निकलने में आसानी होता है। और उसके सिवाय एक्सरसाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पानी ज्यादा पीना, एक्सरसाइज करना, कसरत करना, कुछ भी चीज से, इससे भी एंडोर्फिन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन से भी इंटेस्टाइन में अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सब मेरे हिसाब से जरूरी है। जी सर हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक्चुअली नंद किशोर साहू सर का बहुत लंबे समय से हैंड रेस था। सर आप अनम्यूट है, अपने प्रश्न को रखें। साहू सर प्रश्न नहीं रखना है क्या आपको? तो नाउ वी आर द एंड ऑफ दिस वर्चुअल सेशन, जिसपे डॉक्टर श्रीकांत जी ने कम समय में उदर रोग यानी कि स्टमक डिसीज प्रिवेंशन एंड केयर को पूरा कवर किया है, जो सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस कार्यक्रम के लिए हम डॉक्टर श्रीकांत जी के बहुत आभारी हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं सर कि आप इसी तरह से हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आते रहें। सो अगेन वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच सर। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं एक बार पुनः श्रीमती उषा व्यास जी जो हमारी सहयोगी है उनको मैं इनवाइट करती हूँ। जी उषा मैम। जी निधि जी, थैंक यू सर का मैं भी पुनः धन्यवाद करती हूँ। सर ने इतने कम समय में बहुत सारी चीजों को बताया है, उदर रोग से संबंधित बहुत सारे उपचार बताए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, और आगे भी हम आपको सुनना चाहेंगे सर। तो आपका IUIC की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही विभिन्न मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी सवाल जवाब भी हो गए, काफी इंटरेक्टिव सेशन था। मेरे हिसाब से